अगर आप इस कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पूरब के जाने के बाद सिमर की आंटी भी वापस चली गई थी। उसकी मम्मी वहीं उसके पास रुक गई थी। आंटी ने अपने बेटे के हाथ उन दोनों के लिए खाना भेजा था। उनका बेटा सुमित दूसरे शहर में PWD में सिविल इंजीनियर था। वो हर शनिवार घर आ जाता था और सोमवार को चला जाता था। पूरे मोहल्ले में उससे इंटेलिजेंट, शरीफ और हैंडसम लड़का कोई नहीं था। वो अक्सर सिमर की पढ़ाई में हेल्प किया करता था। सिमर मन ही मन उसे पसंद करती थी और उसे लगता था कि सुमित भी उसे पसंद करता है। उसे हॉस्पिटल में देखकर सिमर को शर्म आ गई। उसने धीरे से अपने बाल ठीक किए। सुमित बोला, आंटी जी, मम्मी ने ये खाना भेजा है। बेटे, यूं ही तकलीफ की, यहीं से कुछ लेकर खा लेते, सिमर की मम्मी बोली। आंटी, हम कोई पराये थोड़े ही हैं, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? खाना गर्म गर्म खा लो वरना ठंडा हो जाएगा, सुमित बोला। अच्छा बेटा, तुम दोनों बैठो, मैं पानी भर लाऊं। मम्मी बोतल लेकर पानी लेने चली गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। दोनों सोच में डूबे थे कि सुमित ने पूछा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक है, थोड़ी सी सांस में दिक्कत है बस, सिमर बोली। उसकी धड़कन बहुत बढ़ गई थी। उससे बोला नहीं जा रहा था। वो उठने लगी तो सुमित उसके पास आ गया। उसने उसे कंधों से पकड़कर आराम से पीछे तकिया रखकर बिठाया। सिमर का चेहरा उसके छूने से लाल हो गया था। उसने उसे बिठाने के बाद उसकी चद्दर ठीक की। फिर उसके चेहरे पर आए बालों को हल्के से उसके कान के पीछे किया। उसी समय पूरब और दादी आ गए। दादी ये सब देखकर चौंक गई। पूरब ने दरवाजे पर नॉक किया। सुमित और सिमर दोनों चौंक कर उनकी तरफ देखे। पूरब और दादी को देखकर सुमित भी ठिठक गया। उसने सिमर की तरफ देखा। सिमर ने धीरे से कहा, मेरे बॉस हैं। सुमित ने उन्हें अंदर आने को कहा। आप लोग आइए, अंदर आ जाइए। वो लोग अंदर आए तो सिमर ने सर झुकाकर दोनों को नमस्ते बुलाई। दादी उसके पास आई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कैसी हो बेटी? सुमित ने उनके चरण छुए और उन्हें कुर्सी देते हुए बैठने का इशारा किया। दादी ने प्यार के साथ उसे कई आशीर्वाद दिए। सिमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वो ठीक है। पूरब ने बताया, ये मेरी दादी जी हैं, कंपनी की चेयरमैन है, तुम्हारा हालचाल पूछने आई हैं। फिर सुमित की तरफ देखकर बोला, ये तुम्हारा भाई है? नहीं, दोनों ही अचानक से एक साथ बोले। वो जो आंटी कल मम्मी के साथ आई थी, उनका बेटा है। सिमर ने इतना बताना ही ठीक समझा। ओह, कहकर पूरब ने सुमित को ऊपर से नीचे तक देखा। फिर पूछा, क्या करते हो तुम? जी, मैं शहर के PWD में सिविल इंजीनियर हूँ, सुमित ने बड़ी तहजीब से बताया। सिमर दोनों को साथ साथ देखकर कंपेयर करने लगी। उसने देखा कि पूरब ट्रैक सूट में भी उतना ही हैंडसम लग रहा था, जबकि सुमित फॉर्मल कपड़ों में भी उससे फीका ही लग रहा था। पूरब का स्टाइल औरों से अलग था। वो जब से सुमित से मिली थी वो इसी तरह हर लड़के को उससे कंपेयर करती थी और हर बार सुमित ही जीतता था। उसने कभी सोचा नहीं था कि सुमित से ज़्यादा हैंडसम कोई और है, पर आज उसे मानना पड़ा कि पूरब सच में हैंडसम है। हैंडसम होने से क्या होता है? जब बोलता है तो जहर ही निकलता है उसके मुंह से, और जब सुमित बोलता है तो मानो शहद टपक रहा हो। इसलिए उसे तो सुमित ही पसंद है। उसे सुमित की तरफ देखते देखकर दादी ने पूरब से कहा, पूरब, ये फूल वहाँ रख दो, और सिमर बेटा, ये कुछ फल हैं, इन्हें खा लेना। दादी ने वो फल सिमर को दिखाते हुए साइड टेबल पर रख दिए। मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने यूं ही आने का कष्ट किया। कल संडे है, मंडे को मैंने ऑफिस जाना ही था। सिमर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है मंडे को ऑफिस आने की, फिर कहोगी कि बास खड़ूस है, पूरब बोला। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, असल में फैशन शो नज़दीक है, हमें बहुत सी तैयारियां करनी है, सिमर बोली। ठीक है बेटा, लेकिन पूरब के कहने का मतलब है कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, काम तो होते ही रहेंगे। और तुम मुझे मैडम मत कहो, इस वक्त हम कंपनी में नहीं हैं, तुम मुझे दादी कह सकती हो, दादी जी बोली। तभी सिमर की मम्मी वहां आ गई। उन्होंने हैरानी से दादी की तरफ देखा। उनकी पर्सनालिटी से वो कोई रानी की तरह लग रही थी। उन्होंने पूरब की तरफ देखा तो पूरब उन्हें देखते ही बोला, नमस्ते आंटी जी। दादी जी, ये सिमर की मम्मी है, और आंटी जी, ये मेरी दादी जी हैं। सिमर की मम्मी ने दादी जी के चरण छुए। दादी जी बोली, जीती रहो बेटी, मैं सिमर को देखकर ही समझ गई थी कि उसमें जो संस्कार है वो उसकी माँ से ही आए होंगे। माँ जी, बस यही तो जमा पूंजी है हमारी, हम मिडिल क्लास लोगों के पास संस्कारों के सिवा होता ही क्या है, मम्मी बोली।
सिमर, इनके लिए चाय लाऊं या कॉफ़ी? सुमित ने सिमर के पास जाकर धीरे से पूछा। पता नहीं, मैं भी पहली बार मिल रही हूँ। सर तो कॉफ़ी पीते हैं, पर दादी जी का पता नहीं है, सिमर सुमित से बोली। फिर दादी जी से बोली, दादी जी आप चाय लेंगी या कॉफ़ी? कोई बात नहीं बेटा, चाय काफ़ी जिस दिन हम तुम्हारे घर आएंगे तब पियेंगे। फिलहाल का तो हमें कुछ देर तुम्हारे साथ बैठना चाहते हैं, दादी जी बोली। पूरब सुमित की तरफ देख रहा था। उसे उसका सिमर से बातें करना अच्छा नहीं लग रहा था। सुमित बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं ठंडा ही ले आता हूँ। नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही ले आता हूँ। तुम्हें पता नहीं है ना कि दादी जी क्या पीती हैं? कहकर पूरब उसके साथ बाहर की तरफ चल दिया। सिमर हैरानी से उन्हें देखने लगी। मम्मी और दादी अपनी बातों में मस्त थी। मम्मी बोली, हाँ जी, मैं हर तरह के सूट सिल लेती हूँ। आप अपना नाप बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। सिमर बोली, दादी जी आप तो बड़े बड़े डिजाइनर टेलर सूट बनवाती होंगी। अरे बेटा ये क्या कह रही हो? उन डिजाइनर टेलरों का क्या खाक काम आता है? मैंने भी तो तेरी मम्मी की तरह ही काम शुरू किया था। फिर शादी के बाद तेरे दादाजी ने ये कंपनी खोल दी और अब सब कुछ डिजाइनर करते हैं। लेकिन वो बात नहीं होती। कहाँ है तुम्हारी दुकान? मैं ज़रूर आऊँगी। दादी और सिमर की मम्मी दोनों अपने ही बातों में लगी हुई थी। सिमर अपनी ही सोच में गुम थी। उसे चिंता हो रही थी कि पूरब और सुमित इतनी देर से गए हुए हैं, अभी आए क्यों नहीं? कहीं पूरब उससे लड़ने ही न लग जाए, इसका कुछ पता नहीं है। बेचारा सुमित, उसे भी इसी समय आना था या फिर ये पूरब ही न आता। वो यही सब सोच रही थी कि दोनों आ गए। दोनों ही कुछ कुछ लाए थे। ये लो आंटी जी, चाय पी लीजिए। सुमित ने सिमर की मम्मी को चाय दी। दादी जी आपके लिए जूस, आंटी जी आपके लिए भी जूस है, और ये सिमर के लिए, कहकर पूरब ने जूस साइड टेबल पर रख दिया। सिमर, चाय पीनी है तो चाय पी लो, जूस लेना है तो जूस ले लो, देख लो तुम्हें क्या पीना है, सुमित ने सिमर से कहा। पूरब बढ़ा। उसने सुमित से चाय का गिलास ले लिया और सिमर को जूस पकड़ाते हुए बोला, वो पेशेंट है, उसे जूस पीना चाहिए। और तुम्हें क्या नहीं पता कि गर्मियों में चाय से बेटर जूस है? कहकर उसने जानबूझकर जूस देने के बहाने सुमित को पीछे कर दिया और खुद सिमर के पास खड़ा होकर सुमित के हाथ से चाय लेकर पीने लगा। दादी हैरान हो गई। उन्होंने चोरी से सिमर और पूरब की फोटो खींच ली। जूस पीकर दादी बोली, अच्छा बेटा अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना, कहकर दादी पूरब को लेकर चल दी। पूरब ने एक बार सिमर की तरफ देखा जो सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके दिल को कुछ कुछ हुआ। उसे जाने क्यों बर्दाश्त नहीं होता था कि सिमर किसी और लड़के से बात करे, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था क्यों। पूरब के जाने के बाद सिमर सुमित से आराम से बात करने लगी। पहले तो उसे यही डर लग रहा था कि कहीं पूरब सुमित से किसी बात पर लड़ न पड़े। अब जाकर उसे चैन आया। सिमर बोला, तेरा बात तो बहुत ही अजीब सा है। मुझसे झगड़ने लगा कि चाय नहीं लेनी, कॉफ़ी नहीं लेनी। खुद एक एक फ्रूट चुनकर उनका जूस निकलवाया है उसने। मुझे लगा था कि शायद अपने लिए लाया होगा, लेकिन अब पता चला कि वो तुम्हारे और आंटी के लिए लाया था। वैसे चक्कर क्या है? सुमित को पूरब पर शक होने लगा था, इसलिए उसने सिमर से पूछा। असल में बेटा उसे लगता है कि सिमर के साथ जो हुआ सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए वो इतनी केयर कर रहा था, सिमर की मम्मी बोली। उन्हें बातें करते करते करीबन घंटा हो गया था। सिमर का फ़ोन बजा। फ़ोन साइड टेबल पर पड़ा था। सुमित ने पूरब का नाम देखकर फ़ोन उठा लिया। हाँ जी कहिए। तुमने उसका फ़ोन क्यों उठाया? उसे दो, मुझे उससे बात करनी है, पूरब चिढ़कर बोला। सुमित ने फ़ोन सिमर को दे दिया और धीमी आवाज़ में इशारा करके बताया कि पूरब का है। हेलो सर, क्या बात है? सिमर बोली। वो मैं अपनी फ़ाइल यहीं भूल गया हूँ, इसे संभाल कर रख लेना, मैं कल ले लूँगा। और ये अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? रात हो गई है, इसे यहाँ से भेजो। किसी लड़की के पास इसके रुकने का मतलब क्या है? और तुमने आराम भी तो करना होगा। आगे से मैं फ़ोन करूँ तो कोई और ना उठाए, कहकर पूरब ने फ़ोन बंद कर दिया। उसका पारा चढ़ गया था। सिमर ने सर मारा, इसका कुछ नहीं हो सकता। सुमित ने उसके चेहरे के हाव भाव देखे तो वो हंसते हुए बोला, क्या कह रहा था वो कि इसने फ़ोन क्यों उठाया? सुमित पूरब की नकल करते हुए बोला। फिर तीनों हंस पड़े। सिमर ने साइड टेबल पर पड़ी फाइल उठाकर देखी। उसमें प्लेन पेज और पेंसिल किट थी। उसकी समझ में नहीं आया कि पूरब ने इसे संभाल कर रखने को क्यों कहा है। उसने उसे अपने तकिए के नीचे रख लिया। उनके खाना खाने के बाद सुमित भी टिफ़िन लेकर घर चला गया। मम्मी साथ वाले बेंच पर लेट गई और सिमर दिन में सो ली थी, सो उसे अभी नींद नहीं आ रही थी। उसने वो फाइल उठाई और उसमें डिज़ाइन बनाने लगी।
इस वक्त फ्री और शांति से होने के कारण वो डिज़ाइनिंग कर पा रही थी। अगर शांति न भी होती तो भी वो बना लेती। डिज़ाइनिंग करने में उसे समय का पता ही नहीं चला। उसने फाइल के सारे पेज भर दिए थे। अब उसे नींद आने लगी। उसने फाइल साइड टेबल पर रखी और सो गई। अगले दिन पूरब सुबह उठ गया था। आज छुट्टी थी। रोज की तरह वो जॉगिंग से लौटकर अखबार पढ़ता था, पर आज उसे अखबार नहीं मिला। उसने बटलर से पूछा तो उसने बताया कि दादी जी ने अपने कमरे में मंगा लिए थे। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो बोला, ऐसा करना कि 2 लोगों का खाना बना दो, उनमें से एक बीमार के लिए है। जी सर, बटलर कहकर किचन में चला गया। पूरब खाना लेकर चला गया। बटलर दादी के पास गया। मैडम जी, सर चले गए हैं। उसने न्यूज़ तो नहीं देखी। ये लड़की भी कमीनी है। इसने पूरब को फंसाने का पूरा प्लान कर दिया है। और ये अखबार वाले भी कुछ भी छाप देते हैं। दादी ने अखबार में पूरब की फ़ोटो देखते हुए सोचा, ये फ़ोटो तो पूरब के कमरे की ही लग रही है। इसके कमरे में किसने ली? ये उस लड़की ने ही खींची होगी। न्यूज़ वाले उसके कमरे में कैसे आ सकते हैं? ये अपने आप को शेर समझती है, तो मैं भी सवा शेर हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये लड़की और पूरब की माँ दोनों याद करेंगे। दादी ने दिनेश को फ़ोन किया। हेलो दिनेश, मैं अभी एक वीडियो भेज रही हूँ, उसे सोशल मीडिया पर डाल देना और कल के अखबारों में भी होना चाहिए। तुम कैसे असिस्टेंट हो? इतना बड़ा स्कैंडल होने कैसे दिया? आगे से ध्यान रखना। उन्होंने बटलर की मदद से एक वीडियो बनाया। मैं पीए कंपनी की चेयरमैन और बीसी की दादी हूँ। ये जो आज पूरब की फ़ोटो छपी है, ये किसी ने हमसे दुश्मनी निकालने के लिए किया है। मैं आज आप सबको इस लड़की की असलियत बताने जा रही हूँ। ये लड़की त्रिशा पूरब की मम्मी की फ्रेंड की बेटी है। पूरब इसे अपनी छोटी बहन की तरह मानता है। आप लोग ऐसे रिश्ते को जाने क्या क्या कहते रहते हो। वो दोनों अपनी सफाई में इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो जानते हैं वो कुछ भी बोले किसी ने विश्वास तो करना नहीं है। दूसरे, वो नहीं चाहते कि त्रिशा का करियर पर असर हो। अब आप आज अखबार की फ़ोटोज़ को देख लीजिए। क्या कोई बहन अपने भाई के कंधे पर हाथ नहीं रख सकती? क्या कोई भाई अपनी बहन को लिफ्ट तक छोड़ने नहीं जा सकता? इसमें कहाँ से ये कपल लग रहे हैं? जहाँ तक ये लिपस्टिक के निशान की बात है तो ये निशान त्रिशा का है ही नहीं। कल सुबह पूरब की सेक्रेटरी बेहोश हो गई थी। पूरब उसे गोद में उठाकर लिफ्ट तक ले गया था। उस दौरान उसकी लिपस्टिक उसके कंधे पर लग गई। वो उसकी सेक्रेटरी है, उसकी हेल्प करना उसका फ़र्ज़ है। ये देखिए सबूत। दादी कल पूरब और सिमर की खींची हुई फ़ोटो दिखाते हुए सब कुछ विस्तार से बता दिया। उन्होंने ये वीडियो दिनेश को सेंड कर दिया। पूरब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने मास्क नहीं पहना था। सब लोग उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसके कमरे में आया तो नर्सें भी उसे ही देख रही थी। उसने सिमर की मम्मी को खाना पकड़ाया और बोला, खाना गरम गरम खा लीजिए। अब कैसी तबीयत है? उसने सिमर को देखकर पूछा। उसने देखा था कि अब ऑक्सीजन पाइप हटा दिया था। हाँ जी, अब ठीक है, सिमर बोली। वो फाइल कहाँ है? सर, वो जो बिल्कुल खाली थी, मैंने उसमें अपने डिज़ाइन बना दिए। लाओ दिखाओ। आप बिज़ी हैं, आपने कंपनी जाना होगा, तो आप यहाँ क्यों? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कल वो फाइल लेने आऊँगा। मैंने तुम्हें वो फाइल और किट इसलिए दी थी कि तुम फ्री टाइम में कुछ कर सको, पूरब बोला। सिमर को अब समझ आया। उसने वो फाइल उसे दे दी। वो जाने ही लगा था कि कितने ही पत्रकार दरवाजे पर आ गए। सब उनकी फ़ोटोज़ खींचने लगे। पूरब डांट कर बोला, आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं कि यहाँ सारे मरीज़ हैं? आप उन्हें तंग कर रहे हैं। थोड़ी सी भी इंसानियत बची है आप लोगों में? आप लोग बाहर जाएं यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगा। पूरब के बोलने पर सब वहाँ से हट तो गए, नीचे गेट के पास इकट्ठे हो गए। पूरब अभी भी सोच ही रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी दिनेश का फ़ोन आया। सर, आप कहाँ हैं? मैं सिमर के पास हूँ। बात क्या है? पूरब ने पूछा। आप न्यूज़ देखिए, दिनेश बोला। पूरब ने न्यूज़ लगाई। उसमें पूरब की खबर ही आ रही थी। उसकी दादी का वीडियो भी दिखा रहे थे। उन तीनों ने ये न्यूज़ देखी तो सिमर और उसकी मम्मी भी हैरान रह गए। उसका नाम कहाँ से आया? दादी ने सिमर का नाम इसलिए लिया था कि लोग पूरब और त्रिशा के रिश्ते को गलत न समझे। उल्टा वो अब सिमर और पूरब के आपस में संबंध बताने लगे थे। न्यूज़ वाले तो यहाँ तक कहने लगे कि सिमर शायद प्रेग्नेंट है, इसलिए बेहोश हुई होगी, और पता नहीं क्या क्या। वो तीनों ही कभी टीवी तो कभी एक दूसरे की तरफ देखते। पूरब ने सिमर और उसकी मम्मी को कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। दादी जी ने तो मुझे त्रिशा से बचाने के लिए तुम्हारा नाम लिया था। इन लोगों ने राई का पहाड़ बना दिया।
आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं सिमर को कुछ नहीं होने दूंगा। सिमर की मम्मी बोली, बेटे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, इन लोगों को तो कोई ना कोई टॉपिक चाहिए। तुमने ठीक कहा, दादी ने उन्हें राई का दाना दिया और इन्होंने उसका पहाड़ बना दिया। लेकिन कुछ ही देर में मेरी छुट्टी होने वाली है, हम लोग यहाँ से कैसे जाएंगे? सिमर बोली। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी फ़ोटो साफ नज़र नहीं आ रही है, लोग पहचान नहीं पाएंगे, पूरब बोला। दिनेश का फ़ोन आया। हेलो सर, कहाँ हैं आप? मैं आ गया हूँ, ऊपर उसके कमरे में ही हूँ, पूरब बोला। कुछ देर में दिनेश वहाँ आ गया। दिनेश ने पूरब को कपड़े दिए और कहा, आप कपड़े बदल लीजिए, वो पहचान नहीं पाएंगे। पूरब ने टॉयलेट में जाकर कपड़े बदल लिए। वो जाने लगा तो सिमर की मम्मी से बोला, आंटी जी जब छुट्टी हो जाए तो दिनेश को फ़ोन कर देना, वो आपको घर छोड़ आएगा। उसने सिमर से फाइल ले लिया। फिर उसने सिमर की तरफ देखा। उसका उदास चेहरा देखकर जाने क्यों उसका दिल कर रहा था कि वो उसे गले लगाकर दिलासा दे, पर वो कुछ बोले बिना ही चल दिया। उसने मास्क लगा लिया था, वो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था। वो मीडिया वालों के पास से गुजर गया, किसी को पता नहीं चला। वो चुपचाप दिनेश के साथ बैठकर निकल गया। उसने पुलिस को फ़ोन किया कि किस तरह मीडिया वाले आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। वो सारे रास्ते सिमर के डिज़ाइन देखते आया। हर डिज़ाइन देखकर वो खुश हो रहा था। कुछ ही देर में वो कंपनी में आ गया। वहाँ पर कोई मीडिया वाला नहीं था क्योंकि दादी ने आकर पहले ही सब कंट्रोल कर लिया था। वो सीधे मीटिंग रूम में पहुँच गया। सब उसे देखकर हैरान रह गए। उसने लेथर की जैकेट पहनी थी जैसे बाइकर लोग पहनते हैं। उसने दादी जी के चरण छुए, फिर फैशन शो में सेलेक्टेड डिज़ाइन सबको दिखाए। सारे डिज़ाइन सिमर के थे। सब ने तालियां बजाकर डिज़ाइन की तारीफ़ की, लेकिन अंदर ही अंदर सब जल रहे थे कि इसने पहले तो उस लड़की को अपनी सेक्रेटरी बना लिया, अब उसी के डिज़ाइन सेलेक्ट किए हैं। मीटिंग काफ़ी देर तक चली। पूरब बैठा सिमर के डिज़ाइन देखता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दादी ने ये सब नोट कर लिया था। मीटिंग के बाद वो दादी के कमरे में गया। वो बोला, दादी आपने सिमर का नाम क्यों लिया? अब मीडिया वाले और लोग उसे तंग करेंगे। बेटे मेरे उसका नाम लेने का इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहती थी और बताना चाहती थी कि ये खबर झूठी है। अब भाई बहन की बात तो वो मान गए, पर उस लिपस्टिक के निशान के बारे में पूछने लगे तो मैंने वो कहानी सुना दी। तुमने ही कहा था कि ये निशान सिमर के हैं, सो मुझे यही ठीक लगा। अगर मैं ये न करती तो तुम्हारी माँ इस खबर का बहाना बनाकर तुम्हारी शादी उत्तिशा से करवा देती। तुम अपनी माँ की बात रखने के चक्कर में इस तृषा के जाल में फंस जाते। मैंने वो किया जो मुझे तुम्हारे लिए ठीक लगा। अब मुझे क्या पता था ये मीडिया वाले ऐसा करेंगे। दादी ने झूठ मूठ की नाराज़गी दिखाते हुए उस बच्चे की तरह मुंह बनाया जिसे कोई बिना बात के डांट रहा हो। असल में दादी को सिमर बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर सिमर का नाम पूरब से जोड़ा ताकि इन दोनों का नाम मीडिया उछाले और इन दोनों के पास शादी के सिवा कोई चारा न बचे। पूरब को लगा कि दादी नाराज़ हो गई तो वो कान पकड़ कर बोला, दादी सॉरी, गलती हो गई, आपने जो किया ठीक किया होगा। दादी मुस्कुराती हुई बोली, वो डिज़ाइन सच में सिमर ने बनाए हैं, देखने से लगता नहीं है कि वो इतनी टैलेंटेड होगी। दादी आपको अपने पोते का पता नहीं है, मेरी नज़र बहुत पारखी है। जब वो इंटरव्यू के लिए आई थी तभी देख लिया था कि ये बहुत ही टैलेंटेड है, इसलिए तो मैंने इसे अपनी सेक्रेटरी बनाया था, पर कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ है। जब देखो किसी न किसी मुसीबत में पड़ ही जाती है। मैं इसे इतना समझाता हूँ ये समझती ही नहीं है। इतना भोलापन भी लोगों को कई बार मुसीबत में फंसा देता है। अब मैंने उससे डिज़ाइन बनवाए, उसने बना दिए और बिना किसी ध्यान के मुझे दे दिए। अब मैं चाहे अपने नाम से ये पास करा लूँ। बस ये समझ नहीं है, हर किसी की हेल्प करती है, अपने बारे में सोचती नहीं है। पूरब सिमर के बारे में बोलने लगा तो उसे कुछ पता ही नहीं चला। दादी देख रही थी, उसके चेहरे पर अलग सी रौनक आ गई थी। दादी को साफ दिख रहा था कि वो सिमर को पसंद करने लगा है। दादी ने कहा, वो सच में प्यारी है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी, साफ दिल की है, उसकी मम्मी भी अच्छी हैं। हाँ मैं भी वही कह रहा था, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। ऑफिस में पहले दिन वो सबसे पहले आ गई। पता है दादी, उसने वो सफाई वाले को लिटा दिया और खुद सारे ऑफिस में पोछा लगाया। मैंने सीसीटीवी में देखा और उसने किसी को शो भी नहीं होने दिया कि वो ये सब कर रही है। सच में, लेकिन मैं डरता हूँ कोई इसका फ़ायदा ना उठा ले। अब उस दिन वो अरमान से टकरा गई, उसने उसे पकड़ लिया। अरमान के लिए लड़कियों के साथ दिल लगाना कपड़े बदलने जैसा है। मैं नहीं चाहता कि ये उस जैसे के चक्कर में पड़े, पूरब बोला।
लेकिन अरमान तो तेरा फ्रेंड है, तू ऐसा कैसे कह रहा है? दादी जानबूझकर बोली। वो खुश हो रही थी कि पूरब अरमान से ज़्यादा सिमर के बारे में सोच रहा है। दोस्त है तभी तो कह रहा हूँ कि उसे इससे दूर ही रखूँगा, पूरब बोला। फिर तू क्यों नहीं उसे अपना बना लेता? दादी ने पासा फेंका। दादी, हमारी उम्र में 7 साल का फ़र्क है, वो मुझसे 7 साल छोटी है, ऐसे कैसे? अगर वो अच्छी है तो क्या मैं उससे शादी कर लूँ? ये कोई बात थोड़े ही है, पूरब बोला। लेकिन मुझे तो लगता है तुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार में उम्र कोई मायने नहीं रखती। तू अरमान की बात कर रहा है तो अरमान भी तो तेरी ही उम्र का है, दादी बोली। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे उससे प्यार कैसे हो सकता है? अभी तो 3 दिन ही हुए हैं हमें मिले हुए, इतनी जल्दी जान पहचान नहीं होती, प्यार कैसे हो सकता है? पूरब बोला। मैंने तुझे पाला है पूरब, जब तू बोलना नहीं जानता था तब भी सब समझ लेती थी। अब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। सच यही है कि तुझे उससे प्यार हो गया है, बस तुझे उस प्यार का एहसास नहीं है। जल्द ही तुझे वो एहसास भी हो जाएगा, लेकिन मैं डरती हूँ कि कहीं देर न हो जाए। तुझे एहसास होने से पहले कहीं सिमर किसी और की न हो जाए। बाकी प्यार कोई समय उम्र नहीं देखता, ये होता है तो बस हो जाता है। ये अक्सर पहली बार देखने से हो जाता है। किसी को देखकर लगता है कि बस ये मेरे लिए ही आया है। उसे अपने साथ रखने का मन करता है, दिल करता है कि उसे दुनिया भर की खुशियाँ दे दूँ, बस यही प्यार होता है। पूरब दादी की बातें सुनकर सोचने लगा। तभी सिमर का फ़ोन आया। सर, मेरी छुट्टी हो गई है, अरमान सर आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि वो हमें घर छोड़ देंगे। ये क्यों आया है? पूरब ने चिढ़ कर कहा। जी, मेरी खबर लेने आए थे, सिमर बोली। उसे फ़ोन दो, पूरब ने ऑर्डर किया। सिमर ने फ़ोन अरमान को दे दिया। हेलो यार, क्या हुआ? यार क्या हुआ अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो? अरमान बोला। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक तो दादी के वीडियो के कारण पहले ही मीडिया उसके पीछे पड़ी है। तुम उसे छोड़ने जाकर उसे और बदनाम करना चाहते हो, और तुम्हारी भी तो बदनामी होगी। तुम्हारे साथ हमारी कंपनी की भी बदनामी होगी। तुम वहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मैं कैब अरेंज कर देता हूँ। कोई नहीं, कैब तो मैं भी करा सकता हूँ। चलो ठीक है, मैं कैब करा देता हूँ, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। अरमान ने पहले ही फ़ोन काट दिया था। पूरब ने गुस्से से टेबल पर मुक्का मारी। दादी भी घबरा गई। वो बोली, क्या हुआ? वो अरमान फिर उसके पास चला गया, कहता है मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। लेकिन वो कैसे छोड़ सकता है भला? बिना मतलब की बदनामी हो जाएगी उस बेचारी की। मेरे मना करने पर कहता है कैब तो मैं भी करवा दूंगा, पूरब ने गुस्से से बोला। पूरब, एक बात बता, जाना सिमर ने है ले जाने वाला अरमान है, तुझे क्यों चिढ़ हो रही है? जाने दो, हमें क्या लेना, जिसकी है वो सोचे, दादी जी बोली। मैं कैसे छोड़ दूं? वो मेरी सेक्रेटरी है, उसका भला सोचने का हक है मेरा, पूरब बोला। दादी उठकर उसके पास आई और पूरब का हाथ पकड़कर उसके दिल पर रख दिया और बोली, अब बोल कि सिमर सिर्फ तेरी सेक्रेटरी है? हाँ, सिमर सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। उसका दिल सिमर के नाम से जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया क्यों। उसने अपना हाथ खींच लिया और वहाँ से निकल आया। वो सीधे अपने कमरे में आ गया। दिनेश वहाँ नहीं था। वो अपनी कुर्सी पर पिछली सीट पर सर टिकाकर बैठ गया। उसने दराज खोलकर एक पेज निकाला। पेज में एक डिज़ाइन बना था। ये सिमर का वो पेज था जो पहले दिन पूरब से टकराने पर पूरब के पेपर्स में आ गया था। पूरब को सारा सीन फिल्म की तरह दिखने लगा। उसने फ़ोन निकाल कर एक वीडियो खोला। ये सिमर का पहले दिन का वीडियो था। ये भाग कर आकर लाइन में लग गई थी। उसे वो भोली सी, सिंपल सी, सांवली लड़की जाने क्यों अच्छी लगी थी। वो सोच रहा था, मैंने ये उसका पेज और वीडियो क्यों संभाल कर रखा? क्यों मैं इंटरव्यू वाले दिन सीसीटीवी में उसे ढूंढ रहा था? क्यों मैंने उसे अपनी सेक्रेटरी बनाया? क्यों मुझे अरमान का उसे छूना अच्छा नहीं लगा? क्यों मैं उसके साथ हॉस्पिटल गया? मेरे अंडर और भी बहुत सी लड़कियां हैं, कभी किसी के लिए ऐसा फील क्यों नहीं हुआ? तो अब क्या हो गया है? कहीं दादी सही तो नहीं कह रही? कहीं मुझे सच में उससे प्यार तो नहीं हो गया? उसने सोचा और उसका मुंह लाल हो गया। उसने अपने मुंह को हाथ लगाया। उसे समझ आ गया कि दादी ठीक कह रही हैं। उसे सच में सिमर से प्यार हो गया है। उसने सिमर के कमरे की तरफ देखा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। दिनेश अंदर आया तो वो ये सीन देखकर घबरा गया। पूरब और स्माइल, माय गॉड, ये आज कत्ल कर देगा। लड़कियां तो इसके एंग्री लुक को ही इतना पसंद करती हैं। अगर वो इसकी स्माइल देख लेती तो लाशें बीत जाती। पूरब की नज़र उस पर पड़ी। क्या बात है?
कुछ नहीं सर, बात आप बताइए, आपने बुलाया है, दिनेश डरा डरा सा बोला। वो सिमर क्या कह रही थी? जी वो तो कुछ नहीं कह रही थी, दिनेश ने कहा। नहीं, मेरा मतलब है वो अपने घर चली गई है क्या? मुझे पता नहीं सर। तो फ़ोन करके पता करो वो अरमान अभी भी वहीं है कि चला गया। दिनेश ने सिमर को फ़ोन लगाया। सिमर फ़ोन उठाकर बोली, हेलो, हाँ जी दिनेश सर। सिमर तुम घर पहुंच गई, कैसे आई? दिनेश बोला। हाँ जी सर, वो अरमान जी ने टैक्सी मंगा दी थी, उसी से घर आ गई थी। आप पूरब सर को बता देना कि हम घर पहुंच गए थे, मैं कल ऑफिस आ जाऊंगी, सिमर बोली। ओके, आराम करो, दिनेश बोला। सर वो घर आ गई है, वो कह रही थी कि अरमान सर ने टैक्सी करा दी थी, कह रही थी कि कल ऑफिस आ जाएगी। फिर वो जाते जाते मुड़ा और बोला, सर वो ये भी कह रही थी कि मैं ये सब आपको भी बता दूं। उसने देखा कि अब तक मुंह फुलाकर बैठे पूरब के चेहरे पर एकदम से हंसी आ गई। वो खुद से ही मुस्कुरा रहा था, उसे अजीब सा लगा। कहीं सर को कोई कसर वसर तो नहीं हो गई है? उसने डर कर पूछा, सर कोई बात है क्या, कुछ हुआ है क्या? पूरब ने एक मार देने वाली नज़र उस पर डाली जो सर से पांव तक कांप गया। वो वहां से भाग लिया। दिनेश बाहर आया, उसने स्टाफ की तरफ देखा, सभी काम में व्यस्त थे। उसने साइड में आकर दादी को फ़ोन किया। मैडम, सर को तो कुछ हो गया है, लगता है झाड़ा कराना पड़ेगा। अकेले में हंसते हैं और बुला लो तो खा जाने वाली नज़र से देखते हैं, क्या करें? अभी तो मेरे पास से ठीक ठाक गया है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, दादी जी बोली। नहीं मैडम, बातें भी अजीब अजीब कर रहे हैं। मुझे पूछते हैं सिमर क्या कर रही थी, फिर कहते वो घर चली गई या नहीं, वो अरमान चला गया कि वहीं है। फिर मैंने सिमर से बात की और सर को बताई। तब तक आराम से सुनते रहे। जब मैंने कहा कि वो आपको बताने को कह रही है तो खतरनाक सी स्माइल की, मेरी तो जान ही निकाल दी थी। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो ऐसे देखा जैसे खा जाएंगे। दिनेश परेशान हुए जा रहा था। दादी हंस पड़ी और बोली, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसा ही होगा। मैडम अब आपको क्या हुआ? दिनेश दादी के हंसने से भी घबरा गया। अरे बुद्धू, तेरे उस सर को प्यार हो गया है उस सिमर से, दादी हंसते हुए बोली। क्या? दिनेश इतनी जोर से बोला कि सारा स्टाफ उसकी तरफ देखने लगा। उसने सब की तरफ हाथ हिलाकर कुछ नहीं का इशारा किया। मैडम क्या ये सच है? हाँ, जाकर उसे कह कि मेरा फ़ोन आया है, मैं सिमर के घर जा रही हूँ तुझे लेकर। फ़ोन ऑन ही रख, मैं उसकी बात सुनना चाहती हूँ, दादी बोली। दिनेश अंदर गया और बोला, सर मैडम का फ़ोन आया था, वो सिमर जी के घर जा रही हैं, उसका हाल पूछने और मुझे अपने साथ चलने को कह रही हैं। मैं जाऊँ सर? पूरम ने फाइल देखते हुए कहा। फिर बोला, एक मिनट रुको, तुम यहाँ का काम देखो, दादी के साथ मैं जाऊँगा, दादी को तुम्हारे साथ नहीं भेजना। लेकिन सर मैडम आई तो मेरे साथ ही थी, दिनेश बोला। पूरब ने वही खा जाने वाली आंखों से देखा और बोला, हु इज़ द बॉस? दिनेश सर झुकाकर निकल गया और दादी से बोला, मैडम सुना आपने? तुम अंदर जाओ, मैं उसे फ़ोन करती हूँ। दिनेश वापस अंदर आ गया। अब क्या हुआ? पूरब बोला। इतने में दादी का फ़ोन आया, उसने उठाया। हाँ जी दादी जी। पूरब, तूने दिनेश को क्यों रोका? मैं उसी को लेकर जाऊंगी, तुम जाओगे तो उसकी और बदनामी होगी, और जब तुम्हें उससे प्यार ही नहीं है तो तुमने उसके पास जाकर क्या करना है? यूं ही मुफ्त की बदनामी क्यों देनी? दादी बोली। पूरब को दादी की बात ठीक लगी। वो बोला, ठीक है दादी जी, आप जाओ, दिनेश जाओ दादी के साथ। दिनेश के जाने के बाद पूरब के मन में बेचैनी होने लगी। उसका दिल कर रहा था कि वो भी सिमर से मिलने जाए, पर वो उसकी बदनामी के डर से रुक गया। दादी और दिनेश सिमर के घर गए। उन्होंने देखा कि 3 कमरों का घर था, उसमें से तो एक में उन्होंने दुकान बना ली थी, एक लिविंग रूम और एक बेडरूम। सिमर बेडरूम में लेटी थी, उन्हें देखकर वो भी लिविंग रूम में आ गई। मैडम आपने आने का कष्ट क्यों किया? मैंने कल ऑफिस आना ही है, सिमर बोली। बेटा मैं तो अपनी गलती की माफ़ी मांगने आई हूँ। उस त्रिशा ने जानबूझकर पूरब की शर्ट पर लिपस्टिक के निशान बनाए। मुझे पूरब को बचाने के लिए तुम्हारा नाम लेना पड़ा। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि मीडिया वाले ऐसी बातें बना लेंगे। मैं यहाँ तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, दादी जी बोले। नहीं मैडम, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई गलती नहीं की, मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, सिमर बोली। तुम बहुत ही अच्छी हो बेटी, चलो मैंने तुम्हारा घर देख लिया, अब मैं आराम से आ जाया करूँगी। दादी की बात सुनकर सिमर और उसकी मम्मी हैरान रह गए, पर वो पूछ नहीं सकते थे। दादी ने वादे के मुताबिक उसकी मम्मी को अपना नाप दे दिया और बोली, देखो तुम अपनी पसंद का कपड़ा ले लेना, अपने ही ढंग से सिल देना, कहकर दादी ने दिनेश को इशारा किया।
फिर दादी और दिनेश कुछ देर बैठे, फिर वापस चले गए। दादी ने घर आकर पूरब को सारी बात बताई। पूरब बोला, दादी आप ठीक कह रहे थे, मुझे भी लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। शायद पहली नज़र में ही हो गया था। असल में जब वो आई थी ना तो कितनी ही लड़कियां थी वहाँ, लेकिन ये सबसे अलग थी। कोई मेकअप नहीं, बिल्कुल सिंपल। इसका सांवला रंग और निखार दे रहा था, और सबसे प्लस पॉइंट उसके लंबे बाल। पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छी लगी, पर मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ था। आपकी बातों के बाद मैंने गौर किया तो मुझे एहसास हुआ। सच में बहुत ही अच्छा है ये प्यार का एहसास। दिल हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। हो गया तेरा, मुझे पहले से ही पता था कि तुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने पड़ोसी लड़के को पसंद करती है। वो जब वहाँ था तब मैंने दोनों के हाव भाव देखे थे, साफ पता चल रहा था कि ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर कॉन्फ्रेंस किसी ने नहीं किया अभी तक। तब तक तेरे पास चांस है, तू उसे अपनी फीलिंग बता सकता है। दादी आप मेरी लव गुरु हो गई हैं, अब आप ही बताओ कि क्या करूं और क्या नहीं। दादी पता नहीं क्यों जब भी उसे कुछ कहना चाहता हूँ तो कहना कुछ और होता है, अब कह कुछ और जाता हूँ और अक्सर डांट देता हूँ। पूरब बोला, तो ऐसा करना कि उसे देखो तो समझो कि मैं हूँ, तो तुम उसे डांट ही नहीं पाओगे। ध्यान रखना वो खुश रहे, दादी बोली। अगले दिन सिमर ऑफिस आ गई। उसने देखा कि ब्लाइंड्स हटा दिए गए थे। अब पूरब का टेबल साफ दिख रहा था। पूरब ने आते ही उस ओर देखा। सिमर को देखकर वो खुश हो गया। उसने कॉल करके सिमर को बुलाया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ सर। कोई काम था क्या? सिमर बोली। नहीं, बस हाल चाल ही पूछना था। सिमर अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरब का बर्ताव बदला लग रहा है। उसने सोचा उस दिन के हादसे के कारण होगा। सिमर ने नोट किया कि पूरब उसे ही देखे जा रहा था। जब भी उनकी आंखें मिलती वो मुस्कुरा देता। उसे बड़ा अजीब लग रहा था, पर वो करे भी तो क्या। दूसरी तरफ त्रिशा का बुरा हाल था। उसे झूठ बोलने और जताने के लिए अपने बॉस से डांट पड़ रही थी। एक ही दिन में उसकी पॉपुलैरिटी डाउन आ गई। उसने अपने फैन उसके खिलाफ हो गए थे। वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। दादी ने उसे और उसके मैनेजर पर पूरब की फ़ोटो चोरी से खींचकर गलत ढंग से पेश करने का केस कर दिया था। अब उसका कैरियर खत्म होने वाला था। उसने पूरब की मम्मी को फ़ोन किया, पर फ़ोन मिला ही नहीं। पूरब ने सिमर को उसकी फाइल देकर बताया, इस बार का फैशन शो में तुम्हारे डिज़ाइन ही होंगे। तुम इनके नाम, थीम और ड्रेसेस तैयार कर लो। मैं चाहता हूँ कि सभी इसे पसंद करें। इस शो को कैसे पॉपुलर बनाना है तुम देखो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पूरब बोला। पूरब देख रहा था कि वो खुश थी। उसकी खुशी देखकर पूरब मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। यही प्यार है, दूसरे की खुशी की सोचना। उसे जब से अपने प्यार का एहसास हुआ था वो अलग ही तरह के नशे में था। यह प्यार का नशा होता है, यह इंसान को अंधा बना देता है। सिमर खुश थी कि इस बार फैशन शो में उसके डिज़ाइन सेलेक्ट हुए। वो जल्दी जल्दी काम करने लगी। उसने पूरब से परमिशन ली और डिज़ाइन स्टाफ के पास गई। उसने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया। इनमें वो 2 लड़कियां भी थीं जिनका इंटरव्यू उसके साथ हुआ था। इनके अलावा 2 लड़के थे। वो बोली, सब अपना अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम डॉली है, वो चुलबुली सी लड़की बोली। मेरा नाम एंजल है, दूसरी लड़की बोली। जी मैं हर्ष, मैं राजेश। ओके डॉली, एंजल, हर्ष और राजेश, इस बार के फैशन शो की जिम्मेदारी हमारी है। हमें कपड़े, जगह, मॉडल सब कुछ खुद ही डिसाइड करना है। तुम लोग खुद ही सोच कर बताओ कि कौन क्या काम करेगा, सिमर बोली। सब ने सोचने लगे। तब सबसे पहले राजेश बोला, मैडम मैं जगह अरेंज कर लूँगा। मैं कपड़े खरीद लाऊंगा, हर्ष बोला। हम लोग कपड़े तैयार कराने और मॉडल से बात करने का काम कर लेंगी, एंजल बोली। ठीक है, तुम लोग अपना अपना काम करके मुझे बताओ, फिर हम सब मिलकर चेक करेंगे, क्योंकि टीम वर्क में जो बात होती है वो कोई अकेले नहीं कर सकता। ठीक है, कल ही जगह देखो, हम काम शुरू करें। हमें हर बात की रिपोर्ट सर को देनी है, सिमर बोली। मैडम अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम पक्के हो जाएंगे, डॉली ने पूछा। मैं सर से बात करूंगी, सिमर बोली। फिर वो अपने काम में लग गए। वापस आकर सिमर ने सारी बात पूरब को बताई। पूरब बोला, एक बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ, कभी किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास न करना। क्या पता कब किसकी नीयत खराब हो जाए, इसलिए अपने डिज़ाइन किसी के हाथ में मत देना। उन्हें अलग अलग पार्ट बनाने को देना, जोड़ना तुम खुद, ओके। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। जी सर कहकर वो अपने केबिन में आ गई। वो हैरान थी कि पूरब इतना सॉफ्ट कैसे हो गया। इतना डर तो उसके गुस्से वाले चेहरे से नहीं लगता था जितनी उसकी स्माइल से लग रहा है।
दिनेश उसके पास आया। सर ने आपकी हेल्प करने को कहा है। दिनेश, सर ये पूरब सर को क्या हुआ है? ये इतने खतरनाक पहले नहीं लगते थे जितने अब लग रहे हैं, सिमर ने पूछा। सर खुद को बदल रहे हैं। तुम्हें अंदर की बात बताऊं? सर को प्यार हो गया है, पर किसी से बताना मत, और तुम मुझे पूछना मत कि किससे प्यार करते हैं। मैं बता नहीं पाऊंगा। सर को पता चला तो मुझे मार डालेंगे। दिनेश बात छुपा नहीं पाया, पर वो बता भी नहीं सकता था। ओह हाँ, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। सर इतने हैंडसम है, फेमस है, इतनी लड़कियां मरती हैं इन पर। इनकी लवर न हो तो ये हैरानी की बात होगी, सिमर बोली। फिर उसने दिनेश को आज के काम की डिटेल बताई। पूरब अपने काम में बिजी रहा। उसे 1-2 जगह मीटिंग पर जाना था। वो दिनेश और सिमर दोनों को अपने साथ ले गया। दिनेश कार ड्राइव कर रहा था और वो दोनों पीछे बैठे थे। सिमर मीटिंग में डिस्कस होने वाले मैटर्स के बारे में पढ़ने लगी। पूरब उसकी तरफ देख रहा था। वो बोला, तुम्हारी ये बात मुझे पसंद है कि तुम अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो। जी सर, मुझे हर काम को ढंग से करने की आदत है। वैसे भी सर आपको ऐसे ही लोग पसंद है ना? सिमर बोली। हाँ, लेकिन मैंने किसी को इस तरह मेरी बात को मानते हुए काम नहीं किया, पूरब बोला। सिमर ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें मिली तो वो शर्मा गई। पूरब को उसका ये शर्माना अच्छा लगा। उसका दिल हुआ कि वो उसे गले लगा ले, लेकिन वो ऐसा करके उसे डराना नहीं चाहता था। वो लोग मीटिंग पर पहुंच गए। ये एक बहुत बड़े होटल में थी। वो लोग जाकर बैठे। एक मॉल का मालिक इनके कपड़ों को अपने मॉल में बेचना चाहते थे। इसी सिलसिले में मीटिंग थी। वो लोग अंदर जाकर बैठ गए। पूरब दोनों के बीच में बैठा था। मॉल का मालिक आकर सिमर के साथ बैठ गया। उसने सिमर को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुरा दिया। सिमर को हर निगाह का मतलब पता था। उसे ये कुछ अच्छा आदमी नहीं लगा, पर वो कंपनी के लिए चुप रही। सिमर देख रही थी कि वो आदमी बार बार टेबल के नीचे से उसे छूने की कोशिश कर रहा है। सिमर पूरब के पास खिसक गई। यहाँ कुर्सियाँ नहीं थी। कॉर्नर में टेबल के साथ सटा के रखा हुआ सोफा था। एक साइड पर पूरब और सिमर बैठे थे तो दूसरी तरफ मिस्टर संदीप, मॉल के मालिक, और पूरब के बगल में कुर्सी पर दिनेश बैठा था। सिमर के खिसकने पर संदीप भी थोड़ा उसकी तरफ खिसक गया। अब उसकी टांगें सिमर की टांगों को छू रही थी। वो और पूरब के पास सो गई तो पूरब की टांगें उसकी टांगों को छू गई। पूरब को तो मानो करंट लग गया, पर वो उसी तरह बैठा रहा। फिर उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। वो अपना कोट खोलने के लिए खड़ा हुआ और सिमर की हेल्प करने को कहा। सिमर, मेरा कोट निकलवाना, जबकि वो खुद खोल सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर सिमर को बुलाया। दिनेश भी इसलिए नहीं उठा कि ये खुद ही खोल लेगा। सिमर तो पहले ही उठना चाहती थी। वो एकदम से उठी और पूरब के पास गई। उसने कोट खोलने में हेल्प की। वो अभी कोट हैंगर पर टांग ही रही थी कि पूरब उसकी जगह पर बैठ गया और सिमर उसकी जगह पर। संदीप का चेहरा देखने लायक था। वेटर ऑर्डर लेने आया तो पूरब ने महंगी से महंगी डिश मंगवाई और संदीप से बात करने लगा, लेकिन संदीप की नज़रें सिमर पर ही टिकी हुई थी। वो बात पूरब से कर रहा था और देख सिमर को रहा था। मिस्टर पूरब, आपके साथ काम करके मज़ा आएगा। आगे से आप आने का कष्ट न करें, सिर्फ सिमर जी को भेज देना, हम डील फाइनल कर लेंगे, उसने गंदी सी हंसी हंसते हुए कहा। अब पूरब के बर्दाश्त की हद हो गई। वो खाना लगने की वेट कर रहा था। जब सारा खाना लग गया तो पूरब खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर संदीप, हम आपसे ये डील नहीं करेंगे और भविष्य में भी आप कभी मेरे सामने मत आना। फटाक कहकर उसने संदीप को जोरदार चाटा मारा। फिर बोला, आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्यों मारा। अगर नहीं तो कान खोलकर सुन लो। पूरब लड़कियों की इज्जत करता है और उम्मीद करता है कि उसके साथ काम करने वाले भी वही करें। जो नहीं करता, पूरब उनके साथ काम नहीं करता। कहकर वो उठा। सिमर और दिनेश भी खड़े हो गए। पूरब सोफे से निकला और सिमर का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए बाहर ले आया। वो गेट पर चुपचाप खड़े रहे। सिमर के हाथ पर पूरब की पकड़ कसती जा रही थी। सिमर को महसूस हो रहा था कि पूरब को कितना गुस्सा आ रहा है। दिनेश कार ले आया। पूरब ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो कार में बैठ गई। पूरब कार में बैठते ही शुरू हो गया, एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी हद क्या है? जब तक कोई तुम्हारे कपड़े न फाड़ दे, क्या तब तक चुप ही रहोगी? इतना भी क्या डरना? जब वो पहली दफ़ा तुम्हारे पास आया था उसी वक्त उसे थप्पड़ क्यों नहीं मार दिया? मैं देख रहा था कि कब तुम रिएक्ट करोगी, पर नहीं, तुमने रिएक्ट नहीं किया। एक डरपोक बिल्ली की तरह मेरी तरफ खिसक गई। पूरब का गुस्सा उस पर था कि वो बोली क्यों नहीं। सर, वो नाराज़ हो जाते तो अपनी डील का क्या होता? मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से डील कैंसिल हो, सिमर बोली।
टू हेल विद द डील। कोई भी डील किसी की लाइफ और इज्जत से बड़ी नहीं होती। आइंदा कोई ऐसा मिले तो खींचकर थप्पड़ मारना, उसके बाद बाकी का मैं संभाल लूँगा। यह जानकर कि उसने ये पूरब को ढील दिलवाने के लिए सहा तो पूरब का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। सिमर धीरे धीरे अपना हाथ मलने लगी। पूरब ने देखा पर इग्नोर कर दिया। वो नहीं जानता था कि वो क्या कर बैठेगा। वो उसे उसके घर छोड़ दिया। अगले दिन थप्पड़ वाली फोटो और पूरब और सिमर को हाथ पकड़े होटल से निकलते वक्त की फोटो अखबार में छप गई। साथ में संदीप का बयान था। हम बड़े आराम से हंसी मजाक कर रहे थे कि पूरब को उसकी गर्लफ्रेंड का मेरे साथ हंसना अच्छा नहीं लगा तो उसने उसे तो कुछ नहीं कहा, उल्टा मुझे ही थप्पड़ मार दिया। हर कोई पूरब को बुरा भला कह रहा था। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। लोग कमेंट्स में पूरब को गालियां दे रहे थे। पूरब बहुत ही रूड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी कैसे खींच कर ला रहा था। इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक शैतान है, बेचारी गर्लफ्रेंड। कमेंट्स खत्म ही नहीं हो रहे थे। बस इतने पढ़कर पूरब ने फ़ोन उठाकर पटक दिया। सिमर ने दिनेश से पूछा, क्या हुआ सर, इतने गुस्से में क्यों हैं? तब दिनेश के कहने पर उसने ये सब देखा। तब उसे समझ आया कि आते वक्त सब क्यों उसे घूर रहे थे। उसे लगा कि पूरब की गर्लफ्रेंड उससे नाराज़ हो गई होगी। मुझे पूरब की गर्लफ्रेंड कहने पर इसलिए सर इतने नाराज़ हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। सोचते ही सिमर ने सुमित को फ़ोन किया। हेलो सुमित, तुमसे एक काम था। प्लीज़ अगर फ्री हो तो मेरे ऑफिस के बाहर आ जाओ, ज़रूरी काम था। मैं गेट पर वेट करूँगी। अरे नहीं, गेट पर वेट मत करना, मैं आकर फ़ोन कर दूँगा, कहकर सुमित ने फ़ोन काट दिया। वो बहुत खुश था कि आज सिमर ने खुद उसे बुलाया है। वो सिमर को बहुत पहले से चाहता था पर उसमें सिमर को कहने की हिम्मत नहीं थी। वो कुछ देर बाद सिमर के ऑफिस पहुंच गया। उसने फ़ोन किया, हेलो सिमर, मैं नीचे आ गया हूँ। ओके, मैं अभी आती हूँ, कहकर वो अंदर पूरब के कमरे में गई। वो पूरब को देखकर कहने ही वाली थी कि पूरब बोल पड़ा, सिमर आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें भी बदनामी झेलनी पड़ रही है। उस कमीने से ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सर आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? माफ़ी तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। मेरी वजह से ये सब हुआ। सर मैंने सोच लिया है कि मैं मीडिया में उसकी सच्चाई बता दूंगी और आपको बेकसूर साबित कर दूंगी। सर मेरी वजह से आपकी गर्लफ्रेंड भी नाराज़ हो गई होगी। मैं उससे माफ़ी मांगकर उसे भी बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा पहले ही बॉयफ्रेंड है। सिमर बोली। बॉयफ्रेंड तुम्हारा? कौन? पूरब ने हैरान होकर बोला। जी वो सुमित, वो नीचे आया है मुझसे मिलने। मैं जाऊँ? उसने भी ये न्यूज़ देखी और वो परेशान हो गया, इसलिए मिलने आया है। सिमर बोली। पूरब के तो मानो शरीर से जान ही निकल गई हो, उसे कुछ नहीं सूझा। सिमर ने समझा उसने परमिशन दे दी तो वो जाने लगी। तभी पूरब ने उसे रोका। एक मिनट रुक जाओ, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब? तुम मुझसे मिलने जा रही हो, तुम्हें पता है ये न्यूज़ वाले कोई ना कोई न्यूज़ ढूंढते ही रहते हैं। बाहर ही छुपे बैठे होंगे, तुम्हें देखते ही तुम्हारी फ़ोटोज़ खींच लेंगे और हेडलाइन पता है क्या होगी? पूरब की गर्लफ्रेंड का किसी और से चक्कर, या पूरब की गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही है। अब तुम सिमर नहीं हो, तुम्हारा कोई भी एक्शन मेरी बदनामी का कारण होगा, इसलिए उसे वापस भेज दो। बाकी उस कमीने से मैं खुद ही देख लूँगा। ओके कहकर सिमर अपनी सीट पर आ गई और सुमित को फ़ोन करके बोली, सुमित आई एम सॉरी, मैं बहुत बिजी हूँ, इस वक्त नहीं आ सकती। प्लीज़ सुमित, मैं घर आकर तुम्हें बता दूँगी, अब आप जाओ। सुमित बेचारा जैसे आया था वैसे ही चला गया। वो सोच रहा था कि ये क्या बात हुई भला, उसने भुलाया भी और आई भी नहीं। चलो शाम को बता देगी। पूरब ने सुबह से ही उस मिस्टर संदीप के पीछे बंदे लगाए थे। वो साबित करना चाहता था कि संदीप है ही तप्पड़ खाने लायक। उसने उसकी पुरानी हिस्ट्री ढूंढने को कहा था। सिमर पूरब को फ़ोन पर बिजी देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूरब कर क्या रहा है। पूरब ने सिमर की तरफ देखा तो उसे याद आया कि सिमर कह रही थी कि वो सुमित उसका बॉयफ्रेंड है। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने दिमाग में एक प्लान बना रखा था। उसने दिनेश से कहकर मीटिंग रूम में कुछ प्रेस वालों को बुलाया। उसने बयान दे दिया, फिर वो मुस्कुरा दिया। अब सिमर को कल पता चलेगा। अगले दिन पूरब का बयान ट्रेंडिंग में था। उसने खोल कर देखा तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वीडियो के शुरू में कुछ लड़कियां संदीप के खिलाफ बयान दे रही थी। ये वो लड़कियां थी जो कभी संदीप के पास काम करती थी और उसकी ऐसी हरकतों की वजह से जॉब छोड़ गई थी। सभी पूरब को ठीक ठहरा रही थी। उसके बाद पूरब बोला, आपने खुद सुन लिया है कि वो कितना कमीना आदमी है। इसने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की।
इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। मेरी जगह कोई भी ऐसा होता तो ऐसा ही करता। मैंने उसे कह दिया है कि हम कभी उसके साथ काम नहीं करेंगे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ कुछ भी छापने से पहले एक बार सोच लिया कीजिए कि ये सही है या गलत। किसी की बेइज्जती करना आसान होता है, लेकिन ये इज्जत बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। एक पत्रकार ने पूछा, सर आपकी गर्लफ्रेंड कैसी हैं से क्या मतलब है आपका? पूरब ने पूछा, असल में सर हम जानना चाहते हैं कि टॉप के हैंडसम लड़के की पसंद कैसी है। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, उसकी प्यारी सी आंखें हैं, बिल्कुल सिंपल है और सबसे अच्छे लगते हैं उसके लंबे लंबे बाल, पूरब बोला। सिमर ने जब वीडियो देखा उसे गुस्सा आ गया। पूरब मुझे अपनी गर्लफ्रेंड कैसे कह सकता है, वो भी मुझसे पूछे बिना। उसने तय किया कि वो नौकरी छोड़ देगी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उस पर यह इल्ज़ाम लगाए कि उसने पैसे के लिए पूरब को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जाने क्या क्या कहेंगे लोग, मेरी मम्मी का जीना भी मुश्किल कर देंगे। नहीं, मैं ये काम ही छोड़ दूंगी। उसने दिनेश को फ़ोन किया, सर मैं आज नहीं आऊँगी, मेरी छुट्टी लगा दीजिए। फ़ोन बंद करके वो अपने मम्मी के साथ ही बुटीक में काम करने लगी। मम्मी ने पूछा, सिमर आज जाना नहीं है क्या? नहीं मम्मी जी, मैंने आज आपके साथ रहने के लिए छुट्टी ली है, सिमर बोली। लेकिन बेटे तुझे जाना चाहिए, अभी 2 दिन तो हुए हैं तुझे काम पर जाते हुए, तुम इतनी जल्दी छुट्टी कैसे ले सकती हो? मम्मी बोली। मम्मी आपको तो खुश होना चाहिए, मैं छुट्टी करके आपके साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, सिमर बोली। अब वो मम्मी को कैसे बताए कि क्या बात है। जब पूरब कंपनी पहुंचा तो उसे दिनेश ने बताया, सर सिमर का फ़ोन आया था, वो आज नहीं आएगी। क्या, क्यों? पूरब ने हैरान होकर पूछा। फिर कुछ सोचकर बोला, क्या बात हो सकती है? कहीं वो मेरे वीडियो के कारण नाराज़ तो नहीं हो गई? कुछ कह नहीं सकता सर, उसने बस यही कहा कि छुट्टी पर है, दिनेश बोला। पूरब को बहुत ही अजीब लग रहा था। सिमर उसका पहला प्यार है, वो उसे दूर होने नहीं देना चाहता था। वो उठकर दादी के पास चला गया। दादी अभी आकर बैठी ही थी। पूरब को आते देख बोली, क्यों आज इस मजनू को अपने गुरु की याद कैसे आ गई? दादी आज सिमर नहीं आई, मुझे लगता है कि वो वीडियो के कारण नाराज़ हो गई। मुझे कुछ कहने से पहले उससे पूछ लेना चाहिए था, पूरब बोला। अच्छा तो ये बात है, तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? उसके घर जाकर बात कर लो, घर पर ही होगी। दादी की बात सुनकर वो सिमर के घर की तरफ चल दिया। क्या सिमर पूरब के प्यार को समझकर उसे एक्सेप्ट कर पाएगी, या फिर पूरब का यह पहल सिमर से पूरब को हमेशा के लिए दूर कर देगा? पूरब और समर की ज़िंदगी में दादी कौन सा नया ट्विस्ट लाएंगी, जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।